नमस्कार, मैं हूँ सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक अब टल गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 3 राज्यों में कांग्रेस के हार के बाद विपक्षी गठबंधन में ये बिखराव के संकेत हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, आरएलजेपी राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली जी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण कांत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। 3 राज्यों में कांग्रेस के हार के बाद इंडिया गठबंधन का माहौल क्या है? बिल्कुल, जैसा शुरू में लग रहा था और अनुमान भी था कि बहुत कुछ जो इंडिया गठबंधन का भविष्य इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर होंगे और परिणाम आ चुके हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। 6 दिसंबर को बैठक होनी थी, जो बैठक टल गई। हालाँकि बैठक जब टलने के पहले माने आज से कुछ देर पहले जो बैठक टाली गई है और अब जो हो रहा है कि फ्लोर लीडर बैठक करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही थी, ये साफ था कि नीतीश कुमार बीमार थे, वो नहीं शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि उन्हें जानकारी नहीं थी, वो नहीं शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि वो शामिल नहीं होंगे। हाँ, लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जाने की बात थी कि वो यहाँ से जाएँगे और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और संजय झा, जो दोनों की जाने की बात थी। इससे पहले आज विजय चौधरी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने जो बताया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बैठकें होती रहती है, लेकिन नतीजा निकलना चाहिए। और जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जो प्रतिक्रिया मिली थी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से थी या फिर जेडीयू की तरफ से, दोनों दलों के नेताओं ने ये साफ कहा था कि कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है, कांग्रेस को इस बात को लेकर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी हुआ था, जो भी इंडिया गठबंधन जिस तेजी से आगे बढ़ा, पटना से शुरुआत हुई, 3 बैठकों का दौर चला और उसके बाद जिस तरीके से इस पे विराम लगा था, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने तो बड़े मन से कह दिया था कि हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस चुनाव में व्यस्त हो गई, इसके चलते नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर कहा था, कांग्रेस पे निशाना साधा था। तो अब जो है कि चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है और अब 6 दिसंबर को बैठक होनी थी, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे हालाँकि कारण ये दिया गया है कि चक्रवात तूफान जो आया है, उसके चलते कई राज्य जो हैं साउथ के, उसके प्रतिनिधि नहीं आ पाएँगे, जिस वजह से ये टाला गया है। लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कई बड़े नेताओं का इससे जो नाराजगी थी, वो साफ तौर पे था, यहाँ पे जो सामने आई है। अरुण जी, ये बैठक आखिर क्यों टली? क्या ये बिखराव के संकेत हैं? म्यूट पे है, शायद आपका आवाज नहीं आ रही आपकी। जी। जा रही है आवाज? हाँ, जी आ आ रही रही है। है। देखिए दिव्या जी, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव परिणामों से कहीं कोई मतलब इंडिया गठबंधन को नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का निर्माण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर हुआ है। और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, तो इंडिया गठबंधन वहां नहीं लड़ रही थी, सब स्वतंत्र थे, अपने अपने दल। वहां कांग्रेस आई, मुख्य रूप से लड़ी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन को इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से कहीं कोई मतलब नहीं है, नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुटता के साथ आने वाले समय में आगामी चुनाव जो लोकसभा का होना है, एकजुटता के साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, चाहे संविधान बचाने की सवाल हो, चाहे लोकतंत्र जो 10 साल के दौरान लहूलुहान हुआ है, इन सारे सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एकजुट हैं। इसमें कहीं कोई बिखराव की बात नहीं है और आने वाले समय में आपको परिणाम दिखेगा। सारे हमारे इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर बैठेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी रणनीति होगा बनाएंगे और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी
जी की जो सरकार है, जन विरोधी सरकार जो है, हम लोग हटाने में कामयाब होंगे। मनोज कुमार जी, क्या ये जी। कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन की में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है? सभा जी, आरजेडी के प्रवक्ता भाई अरुण जी काफी मर्माहत दिख रहे हैं और उनकी आवाज में काफी शिथिलता दिख रही है, क्योंकि देखिए ये एक तरह से विपक्ष का भी मानना था कि रेफरेंडम होगा 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। अभी इन्होंने कहा कि राज्यों के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कर्नाटक का जब चुनाव हुआ, जब इंडी जो अलायंस है उसकी जब बातें शुरू हुई और कर्नाटक का जब रिजल्ट आया, ये लोग ही बहुत ही अति उत्साहित थे और बोले कि अब जो है जनता ने प्रधानमंत्री जी को नकार दिया है और अब तो इंडी अलायंस का ही गवर्नमेंट बनेगा। देखिए अलायंस जो इनका बना इंडी, उसका जो फाउंडेशन था वही कमजोर था। दो भाइयों ने ये अलायंस शुरू की, एक का मकसद था अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना और दूसरे को था कि प्रधानमंत्री बने। दूसरे को ये भी पता है कि प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है, वो सिर्फ एक बदले की राजनीति के लिए शुरुआत की गई और इसमें बाकी लोगों को भी जोड़ा गया। जब अलायंस अपना फॉर्म लेना शुरू हुआ तब हकीकत जमीन पे आ गई। शुरू में नीतीश जी को लगा कि मेरे अलावा तो इंडिया में कोई नेता ही नहीं है, मैं तो संयोजक बन जाऊंगा, और एक राजनीतिक पिकनिक शुरू हुआ जो 3 पिकनिक स्पॉट पे मनाया गया, जहां से कुछ भी रिजोल्यूशन नहीं निकला और धीरे धीरे नीतीश जी साइड हो गए। जिन्होंने स्टार्ट किया था उनको खुद ही लगा कि मैं राजनीति का शिकार हो गया, आरजेडी कांग्रेस का अलायंस हो गया, कुछ अंदरूनी नहीं चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और वो खुद ही साइड होने लगे। तो जो संयोजक का डिसीजन ही खत्म हो गया और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं संयोजक क्या जरूरी है। फिर उन्होंने कमेटी बनाई, जबकि संयोजक होने के लिए ही तीनों मीटिंग किए गए थे। ऐसे में तो बहुत मुश्किल है कि अगर आपका जो एम है वही इतना छोटा है तो ये देश की जनता आपको कैसे चुन सकती है। दूसरा क्या है कि एनडीए को साझेदारी चलाने का बहुत ही बड़ा अनुभव है। हमारे प्रधानमंत्री जी थम्पिंग मेजोरिटी से भी सरकार बनाए, लेकिन अपने अलायंस में जितने भी पार्टियां थी उनको उचित सम्मान दिया और उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़प्पन है, एनडीए का जो एजेंडा है कितना बड़ा है। वहीं कांग्रेस एक कर्नाटक का इलेक्शन क्या जीती कि इतना बौला हो गई कि जहां पे जो अलायंस इनके है पीछे लगे रहे कि हमको भी साथ लेके इलेक्शन लड़ो, ये करो वो करो, और आपने देखा कि कितनी बुरी तरह से समाजवादी पार्टी को वहां पे इन्होंने बेइज्जत किया एमपी में। तो इनको एक अलायंस चलाने का कभी ऐसा रहा नहीं एक्सपीरियंस ज्यादा, और कांग्रेस के बारे में अलायंस के ही लोग बोल रहे हैं कि घमंडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जिस तरह के अलायंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जी ने, संजय राउत जी ने, यहाँ भी जदयू और आरजेडी के भी नेताओं ने जिस तरह से बोला, उससे तो साफ लगता है कि इंडी अलायंस खत्म हो चुका है और इसको री स्ट्रक्चर करने के लिए अब ये बैठेंगे। वो अलायंस जो स्टार्ट हुआ था जून के राउंड में जो शुरू हुआ था वो तो खत्म हो चुका है। अब ये लोग फिर से बैठेंगे और फिर से बैठ के फिर से एजेंडा सेट करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के सामने अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कल उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ बोला कि हम कहीं टिकेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे अगर अलायंस नहीं बनाएंगे। तो ये मजबूरी का जो अलायंस है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा इन्हें सलाह दिया, इन्हें पॉजिटिव होना चाहिए, देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए, देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, न कि इन्हें सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीधे बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जी मयंक मौली जी, अब गठबंधन के लोग ही गठबंधन का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, विगत 6 माह पूर्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए उन्हें 2024 में उनके सामने नेता बनने की नीयत से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अलायंस शुरू किया था वो खंड खंड बता जो गठबंधन है वो खंड में बिखर के टूट गया। अब कल की जो पिछले 2 दिनों पूर्व जो अप्रत्याशित लैंडस्लाइड विक्ट्री जो मिली है भारतीय जनता पार्टी और भाजपा अलायंस को,
उससे इनके हौसले जो हैं वो पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं, और जो एनडीए की, जो इंडी गठबंधन के बीच की जो खाई है वो उभर के सतह पे आ गई है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन कहिए कि रिजल्ट अनाउंस होते हैं उस दिन आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने अपने आप को उससे बाहर कर दिया, आगामी जो बैठक की जो घोषित की गई थी। उसके बाद से अभी जैसा हमारे भाजपा के सहयोगी ने बताया कि चाहे कश्मीर से आवाजें आ रही हैं, चाहे साउथ से आवाजें आ रही हैं, कौन है इनके साथ? इनके साथ अगर देखें तो सिर्फ यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, अपरोक्ष रूप से अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। बाकी अब इस इंडिया अलायंस में कोई भी बचता हुआ दिख नहीं रहा। ये एक डूबती नाव है जिसमें एक भीषण छेद जो है वो विगत 4-5 राज्यों के चुनाव में हो चुका है, और अब सब में भागदड़ की स्थिति मच रही है। अब लोग अपना नया ठिकाना तलाशेंगे, और ये ऐसे भी ये जो प्रारूप जो था इस गठबंधन का वो कहीं से भी परिलक्षित होता नहीं दिख रहा था, क्योंकि जिस अलायंस में सारे लोग प्रधानमंत्री बनने की नीयत से ही सिर्फ शामिल हुए हों, जिनमें दर्जन के भाव से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, वो कहाँ से कभी एक टेबल पे, एक पॉइंट पे जीरो इन होके बैठने वाले थे। तो रही बात अब आगे की, जो अभी हमें पूरा उम्मीद था कि ये बैठक नहीं होगी, विगत 6 महीने भगदड़ की बात भी बोल दीजिए मयंक जी। मैं अपने बारे में बोला, आपके अध्यक्ष क्या बोलूंगा? अपने अध्यक्ष नहीं, आप भगदड़ मची है आपके दल में, जो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे हम बिल्कुल एनडीए में है सर, एनडीए में है। फिर गई है। अरे सर अरुण जी, मौली जी को सबसे पहले तो ये बताया, यशस्वी प्रधानमंत्री, जब इतना ही यशस्वी प्रधानमंत्री थे तो आप पार्टी छोड़ से क्यों भागे? जब 3 MP तो मिला हुआ था आपको, आप 3 MP के बाद आप पार्टी छोड़ के भाग गए। आप चले गए कभी आरजेडी के साथ, फिर वहां पे 10 सीट लड़ाए अपने ही पार्टी के 2 MP को आपने किसी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, PCC अध्यक्ष, उनके बेटे को लड़ाया आपने। लोग एलिगेशन भी लगा कि 5 करोड़ रुपया भी लिया गया, 5 करोड़ रुपया आपने दिया गया, उसके बदले में आपने टिकट बेच दिया। तो ये एलिगेशन है। आप यदि कह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, तो क्या उस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं थे क्या, जो आप पार्टी छोड़ के गए? आज यदि आप यशस्वी प्रधानमंत्री बनते तो देश के कैबिनेट मिनिस्टर भी आपके नेता बने होते आपकी पार्टी के। तो लालच देखिए, हर कोई अपनी जगह से सेमीफाइनल जीत जाने से यदि इसका मतलब नहीं कि फाइनल जीत गया, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच मैं किसकी बात नहीं कर। आप जानकारी स्पष्ट कर लीजिए, मेरे नेता अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं, और देश में जो 38 कैबिनेट मंत्री हैं उनमें से एक और इकलौते घटक दल के रूप में अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कैबिनेट में शामिल हैं। मैं आपके स्पष्ट कर लीजिए। मैं थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने देखा नहीं, RLJP देखा, मुझे RLSP लगा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तो मुझे भी लगा कि आप कहाँ से बात को कहाँ लेके चलेगा समझ ही में नहीं आया। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं देखा नहीं। एक्चुअली क्या है ना, आपकी पार्टी RLSP, RJP, ये सब थोड़ा जो है ना स्लाइटली चेंज हो गया। इतने टूट के आप लोग कितने बिखर गए हैं, लेकिन कृष्णकांत जी, फिर भी जब डिबेट में है तो इतना तो ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। नहीं ठीक है, लेकिन इंसान से गलती होती है अमिताभ जी, ठीक है। पार्टी में कभी RLJP अब अनुप्रिया हम लोग के साथ जुड़ी हैं। अनुप्रिया को सवाल आप करें अनुप्रिया से। अनुप्रिया जी, विधानसभा चुनाव में गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है, लोकसभा चुनाव आते आते क्या होगा? सवा जी, मैं पहले बता दूं कि ये जो आपने कहा कि महागठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, कहीं से भी तो हमने 5 राज्यों के इलेक्शन में ये देखा ही नहीं कि महागठबंधन ने चुनाव लड़ा है। यहाँ कई दलों ने, महागठबंधन जो साथी थे वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, अलग अलग इंडिविजुअल पार्टी लड़ रही थी। महागठबंधन तो इलेक्शन में भी उतरा ही नहीं है बीजेपी के खिलाफ में। महागठबंधन जो है, जो इंडिया अलायंस है, वो बीजेपी के खिलाफ में 2024 में, क्योंकि जब अलायंस बन रहा था तो अलायंस की जो बातें थी वो 2024 के लिए संकल्पित थी, और 2024 का टारगेट था। और ये अलग जो विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, इसमें सभी पार्टी ने अलग, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़े, सपा ने भी अलग चुनाव लड़ा, आपने भी चुनाव लड़ा है, तो महागठबंधन जितने साथियां थे अलग अलग चुनाव लड़े थे। इसलिए यह आकलन कह देना कि महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है, यह कतई नहीं है। महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है, और जो अलायंस की जो बैठकें हुई थी और अलायंस में जो बातें हुई थी, ये 5 राज्यों के इलेक्शन तक स्थगित कर दिए गए थे। आपको ये पता भी होगा कि 6 तारीख को, मतलब मुझे लगता है कल के बारे में एक बैठक भी कॉल हो गया है, सभी लोग कल बैठ भी रहे हैं, चौथी बैठक भी होने वाली है।
6 नहीं तारीख नहीं की अनुप्रिया जी, बैठक अपडेट कर दूं, कल की बैठक कैंसिल कर दी गई है और कल ओके, जो है सॉरी। सिर्फ फ्लोर के नेताओं की बैठक होगी, जो मल्लिकार्जुन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आवास पे होनी, लेकिन इंडिया अलायंस की जो बैठक वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। और आज का हमारा मुद्दा भी यही था कि कल की जो जी। बैठक, क्योंकि कल की बैठक को लेकर कई बयानें आई थी। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि उन्हें जानकारी नहीं है और दूसरा उनका कार्यक्रम लग गया था। अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बैठक में नहीं जाएंगे। और आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीमार थे और कहा, और उससे पहले हालांकि आज बैठक कैंसिल हो गई, आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी ली है, लेकिन उससे पहले यह कहा गया, बताया गया था कि वहां बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जाएंगे और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा के जाने की बात थी। यह स्पष्ट कर दिया गया था, हालांकि बाद में धन्यवाद कैंसिल हुआ। अमिताभ जी, मुझे जानकारी देने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। देखिए, जो बातें अगर हैं कि बहुत ही कम समय में, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आए वो 3 तारीख को है, उसी दिन अनाउंसमेंट होता है। 6 तारीख को संभवतः हो सकता है कि जो अलायंस के संगठन के साथी उनको जानकारी नहीं होगी, बट मुझे लगता है कि ये अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका मोटो जो था और इसके पीछे जो संकल्प हमारा था 2024 के लोकसभा का था कि लोकसभा में हम जो है भाजपा मुक्त भारत की कल्पना करें और भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो इंडिया अलायंस कहीं से भी 5 राज्यों के इलेक्शंस में नहीं लड़ रहा था। जितने दल थे वो अलग रहे थे। इसका परिणाम इंडिया अलायंस कहीं से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जो इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था, शायद अगर इसी फॉर्मेशन के साथ में हम लोग जो भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी थे 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ रहे होते तो परिणाम कुछ और होते। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। यही हमारी लड़ाई भी है कि हम जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं या जितनी भी पार्टियां मजबूत है वो बिखरी नजर आ रही है। जहां पे संविधान के इत्र होकर के लोकसभा में या जो अभी लोकसभा देश की जो सरकार है वो काम कर रही है, जिनके लिए संविधान महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिए लोगों की बातें महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए मन की बातें महत्वपूर्ण है, इसीलिए लड़ाई हमारी मजबूत है और उनके लिए लड़ना हमारा, एकजुट होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे देश को लड़वाने का प्रयास करते हैं, मूल समस्याओं से देश के मुद्दे को जो है वो भटकाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर इंडिया अलायंस लड़ रहा होता तो मुझे लगता है कि परिणाम कुछ और हुए होते। लेकिन अनुप्रिया जी, जब मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी ने वहां पे कैंडिडेट उतारने की बात कही थी और लास्ट में एक सीट की मांग की थी कि सिर्फ जो वहां के जो एमपी के जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं उन्हें ही एक टिकट दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं दिया गया था वहां। इसी तरह से अखिलेश यादव ने भी 6 सीट मांगी थी और उन्हें एक भी सीट नहीं दी। उसके बाद ये, इसमें तो कोई बीजेपी या दूसरे दलों की बात नहीं थी, ये तो इंडिया अलायंस के अंदर की बात थी। आपने कांग्रेस से मांगी थी, कांग्रेस ने नहीं दी। और यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब चुनाव के प्रचार चल रहा था, पटना में सीपीएम की जो रैली थी उसमें उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने तो साथ लेकर चलने की बात की, सभी विरोधियों को जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस वाले अपने ही राग अलाप रहे हैं, वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं। तो ये उनकी नाराजगी तो साफ तौर पे आई थी। और रिजल्ट जब आया है तब भी आपके पार्टी के नेताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हुई है और कांग्रेस को इसमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और ये दोनों पार्टियों ने कहा, आपने भी कहा, आरजेडी ने भी कहा, और यही बात अखिलेश यादव ने भी ने कहा। क्या तो कांग्रेस चूंकि इंडिया अलायंस में, ठीक है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने मिलकर इंडिया अलायंस को खड़ा किया, एक स्वरूप दिया है, लेकिन कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस उसमें बड़े भाई की भूमिका में है, तो उन्हें तो अपना दिल दिखाना चाहिए था। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस के साथ में जो इंडिया अलायंस है इसमें कई क्षेत्रीय दल भी हैं। क्षेत्रीय दल की अपनी एक कार्य क्षेत्र है, वो जरूर उसके साथ में वो अपने आप को चाहेगा कि वो क्षेत्रीय दल से बड़ा एक दल बने। लेकिन हमारे साथ में जो बड़ा दल है कांग्रेस, और कांग्रेस को अपनी स्थिति पता है कि वो किस जगह पे है। अगर इस समय में हट की राजनीति करती है, ईगो की राजनीति वो करेंगे तो निश्चित है जो परिणाम उनको अभी मिला है यही परिणाम 2024 में भी होगा। बड़ा दल होने के साथ में बड़ा दिल भी दिखाना होगा और साथ ही साथ अपनी स्थिति को आप देखेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें जिसकी कर्नाटक में सरकार है, लेकिन बिहार में उनकी स्थिति देखिए, यूपी में उनकी स्थिति देखिए, तो कांग्रेस को आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है। उनको ये एनालिसिस करना होगा कि आप जिस अलायंस के साथ में जा रहे हैं अपनी वस्तु स्थिति देखिए। हर क्षेत्र में आपकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। जहां आपकी जो स्थिति मजबूत है वहां आप लीड कीजिए, जहां आप कमजोर है वहां पर आपको अलायंस के अंदर में रहना होगा और क्षेत्रीय दल के अंदर में आपको चलना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस को बहुत जरूरी है कि अपने जो उनके टीम है उनको बैठक करनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि इस रिजल्ट का जो परिणाम का सीधा अगर मैं कहूंगी कि परिणाम जो आया है जिस 5 राज्यों का, तो उसका श्रेय जाता है कांग्रेस को। क्योंकि आप हट की राजनीति करेंगे, ईगो की राजनीति करेंगे तो यही होगा, मूल समस्याओं से आप भटक जाइएगा।
क्योंकि हमने कहा था कि हमारी अलग अलग महत्वाकांक्षा हो सकती है, हमारी अलग अलग वर्क स्टाइल हो सकती है, लेकिन जब देश हित की बात हो रही है, देश के युवाओं के हक की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, और देश हित में जब होना होगा तो हमें एकजुट आना होगा, अपनी अपनी निजी स्वार्थ को अलग करके हमको यहाँ जुड़ना होगा। लेकिन आप स्वार्थ में रह जाइएगा तो यही स्थिति होगा जो अभी हम लोगों ने देखा 5 राज्यों के इलेक्शन में। ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। क्या अरुण जी, लगातार जो है पिछले 3 जो बैठकें हुई थी उस बैठकों में ये चर्चा रही थी, एक बड़ी उम्मीद थी नीतीश कुमार को कोई बड़ी भूमिका उन्हें मिलेगी, और इसमें इंडिया अलायंस में अभी भी कहें तो सबसे बड़ा जो कांग्रेस के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा कोई रोल है तो वो लालू प्रसाद यादव का है। उनकी बात सुनी जाती है, लोग मानते हैं। और पिछला बार जब हुआ था कि संयोजक बनाया जाएगा तो लालू जी ने गोपालगंज में कह दिया था कि नहीं, कोई संयोजक नहीं बनाया जाएगा। तो अब क्या जो अगली जो बैठक होगी उसमें क्या लगता है कि कुछ इनको भूमिका मिलेगी? देखिए अमिताभ जी, इस तरह के एजेंडों के साथ हम एकजुट नहीं हुए हैं। हम लोगों का जो एजेंडा है, हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पे यह अलायंस है, इंडिया गठबंधन बनी है, और मूल जो सवाल है उन सवालों को लेकर, जन सरोकार के सवालों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान को तहस नहस करने का प्रयास किया है, लोकतंत्र को लहूलुहान करने का प्रयास किया है, इन सारे एजेंडे को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं। यहाँ कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी के सवाल पर या संयोजक के सवाल पर एकजुट नहीं हुए हैं। और लगातार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है, उनका एक ही लक्ष्य है कि इस देश को, ये जो जन विरोधी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में बैठा, उसे हटाना। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का, आदरणीय नेता लालू यादव जी का, और तमाम जितने भी इंडिया अलायंस में 28 दल हैं, तमाम नेताओं का एक ही लक्ष्य है। इसलिए हम लोगों की बड़ी लड़ाई है। और आप देख रहे हैं जो सवाल है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इन सवालों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन बार बार कह रहे हैं कि एकजुट है। 24 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक नजीर पेश किया है, बिहार के खास करके 2 नेताओं ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी ने। बिहार ने जो संदेश दिया है वो तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो तमाम लोगों ने उन रास्ते को जो आत्मसात किया है, जिसके कारण ही आप देखिए लगातार इंडिया गठबंधन का कारवां बढ़ता गया। तीसरी बैठक में 28 दल हम लोग एक साथ बैठे, जबकि पटना में 16 ही दल बैठ पाए थे। तो इसलिए आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो प्रफुल्लित है भाजपा को प्रफुल्लित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ी है, कांग्रेस चुनाव लड़ी है। और अकेले दम पर कांग्रेस भी उन्हें पानी पिलाने का काम किया है। आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो ज्यादा कुछ, बहुत थोड़ा अंतर है। अगर कांग्रेस बिहार के तर्ज पर जो तेजस्वी यादव जी ने अपनाया था 2020 में, जो आदरणीय नीतीश जी ने 2015 में अपनाया था, अगर बिहार मॉडल लागू करता कांग्रेस, और वहां प्रभावशाली जो भी क्षेत्रीय दल थे उनको विश्वास में लेकर चुनाव लड़ती, और कांग्रेस के जो स्थानीय नेताओं में वहां जो अंतरकलह था। चलिए ठीक है, कृष्णकांत जी बहुत देर से हैं। कृष्णकांत जी को चाहेंगे, कृष्णकांत जी इस सवाल का जवाब आप किस रूप में देखते हैं? जो अभी रिजल्ट आया और उसके बाद जो गठबंधन की बैठक होनी थी इंडिया गठबंधन की, वो बैठक अभी कैंसिल हुई है, तो क्या लगता है आपको? सब कुछ सामान्य दिख रहा है, कुछ असमान से भी दिखता है? देखिए, पहली बात है वो ये कांग्रेस की जो हार है जो हुई है वो इंडिया गठबंधन पे देखिए असर तो थोड़ा सा पड़ेगा, बट इसका एक जो क्षेत्रीय गठबंधन जो है, जो हर राज्यों में है, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से बार्गेन के तरीके पे वो बहुत इजी फील करेगी। यहाँ पे अब कांग्रेस जो है थोड़ा सा एक बैकफुट जाएगा, जिससे वहां का जो क्षेत्रीय, हर राज्य में जो क्षेत्रीय जो पार्टी है वो अब उस पे कांग्रेस पे भारी पड़ेगी। इससे देखिए कि इससे क्या होगा कि अब ऐसा नहीं है, इस बीजेपी की जीत से
एक मैसेज तो गया है कि जितने भी एंटी बीजेपी जो पार्टियां हैं वो सभी को अब, पहले मजाक मजाक में ये जो गठबंधन में मीटिंग हो रही थी, अब ये सीरियसली लेंगे इस चीजों को कि भैया बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, वो आज भी जनता के दिल में है। ये देखिए, भले एग्जिट पोल ने, आपको भी ताब जी पता है कि कैसे उन्होंने बताया कि 3 राज्यों में कांग्रेस का जीतने का चांस है, 4 राज्य भी हो सकता है, बट रिजल्ट जो आया उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बट जहां तक देखिए तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है जनता को या बहुत ऐसे लोगों को कि कांग्रेस हारी है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ एक अच्छा काम करने वाली जगह था, छत्तीसगढ़ हारी। जहां राजस्थान की बात है, चलो वहां तो हारने की बहुत सारी 50-50 की बात चल रही थी। मध्य प्रदेश जहां से कांग्रेस स्टार्ट किया था, सबसे पहला राज्य है जहां एमपी, लोग यहां तक टीवी पे हर एक चैनल वाले भी कहते थे कि बीजेपी वहां पे बैकफुट पे है। वहां क्या बात है जो बार बार वहां पे अमित शाह को जाना पड़ रहा है। 16 दिन में 16 बार वो मध्य प्रदेश का चक्कर लगा है। तो ये बात अच्छी है, बट जो रिजल्ट आएगा तो उसको जनता की डिसीजन माना जाएगा, उस हिसाब से देखा जाए। तो अब जो इंडी गठबंधन है उसकी जो मीटिंग होगी उसमें सीरियसनेस होगा, काफी लोग अब बार्गेनिंग भी होगी, जो जितना सीट मांगेगा। आई थिंक कांग्रेस को यदि चाहते हैं कि वो बीजेपी के एक बड़ा अलायंस खड़ा करे तो उनको भी सैक्रिफाइस करना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ये बात सही है कि 2024 अभी भी, लेकिन विधानसभा जो चेहरा कोई नहीं था, वहां मुख्यमंत्री कोई नहीं था, लेकिन देश का चेहरा मोदी पीएम के रूप में अभी भी स्ट्रांग है। ये बात अरुण जी भी जानते हैं, ये बात जेडीयू के प्रवक्ता भी जानते हैं। तो जब विधानसभा में बिना चेहरा को आप हरा नहीं पाए तो अभी तो चेहरा भी है उनके पास, मेरा ये कहना था। चलिए मनोज जी हैं, मनोज जी देखिए, अरुण जी जो कह रहे हैं या अनुप्रिया जी जो कह रही हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और जो 5 राज्यों के जो चुनाव थे वो कांग्रेस पार्टी ने अकेले लड़ी है, उसमें इंडी गठबंधन के लोग शामिल नहीं थे। एक चीज अमिताभ जी, एक चीज मैं छूट गया, एक बार मनोज जी में, जैसे जिस तरह से आपने देखा क्रिकेट में 9 मैच जीतने के बाद भी एक फाइनल मैच हार सकता है, तो इस चुनाव में जनता कभी भी 1 महीने बाद भी माइंड चेंज हो सकता है। जनता का भाव कोई नहीं जानता, इतना ज्यादा बीजेपी को भी ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। उनको भी अभी जीतने के बाद बहुत सारे वादा अभी है, अभी उनको 2024 में कहीं ना कहीं मजबूती से जी ढंग से लड़ते आ रहे हैं, उस पर लड़ते आना चाहिए आगे भी। और ऐसा नहीं है कि सेमीफाइनल जीत गए तो फाइनल जीत ही जाएंगे। हाँ अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं अनुप्रिया जी और अरुण यादव जी का तारीफ करना चाहूंगा कि वो अपने पार्टी का बचाव बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इंडी जो अलायंस है उसमें किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उनका सेल्फ स्टेटमेंट आ रहा है। और हालत ये हो गई कि कांग्रेस पैनिक होके 2 दिन के अंदर में मीटिंग कॉल करती है। इंडी का क्यों करती है? कांग्रेस अपनी मीटिंग कॉल करती, इंडी अलायंस का मीटिंग क्यों कॉल की? अगर ये राज्य में इंडी गवर्नमेंट, इंडी अलायंस का कोई रोल नहीं था तो इतनी पैनिक स्टेट क्यों हो गई? और कांग्रेस ने अपनी पार्टी का नहीं, इंडी अलायंस का मीटिंग बुलाया और उनके जो मेंबर्स हैं वो जहां भी हैं वहीं से डिनाई कर दिया कि भाई अब प्रणाम। और जैसा कृष्णकांत जी ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है, अब जितने छोटे दल है वो उनको आंख दिखाएंगे और उनके साथ ब्लैकमेल करेंगे, जैसा इन्होंने कहा। तो ऐसे में अलायंस क्या मन से हो सकता है? ये तो मजबूरी का अलायंस होगा। कांग्रेस भी कैसे अलायंस करेगी? रोते रोते अलायंस करेगी। और समय कितना है अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन? ये तो एक बड़ा सवाल ये भी है ना, तो इस स्थिति में मनोज जी, इस स्थिति में तो फिर नीतीश कुमार जो शुरू से कह रहे थे, और नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा अलायंस में, क्योंकि नीतीश कुमार तो शुरू से बोल रहे थे कांग्रेस को ही, और सबसे ज्यादा उनका फोकस कांग्रेस में ही रहा था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अलायंस बनने के पहले और अलायंस बनने के बाद भी। ये लोग अलायंस ही खेलते रह जाएंगे, मीटिंग पे पिकनिक मनाते रह जाएंगे, तब तक इलेक्शन आ जाएगा। ये लोग को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। आज भी समझे प्रधानमंत्री ने कितने अच्छे से बात कही कि पॉजिटिव लीडरशिप, पॉजिटिव आप व्यू रखो, अपने संगठन पे ध्यान दो, जनता के बीच जाओ, वहां पे काम करो, जनता को कन्विंस करो। आज
6 से 8% वोट ज्यादा लेके भी अगर भाजपा जीती है तो अरुण जी भी बोलेंगे नहीं कोई ज्यादा नहीं है। ये सब एनालिसिस समझाने के लिए तो ठीक होता है, लेकिन आपको जनता ने जो ये निर्णय दिया है उसका सम्मान करना चाहिए और आपको वहां जाके देखना चाहिए कि आखिर कैसे जीती भाजपा। उन्होंने अपने प्रोग्राम लेके गए होंगे, उन्होंने सरकार की बातों को, नेगेटिव बातों को रखी होगी, अपने सरकार में अपनी अच्छी बातें रखी होगी। आप जनता को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। जनता आज के दिन में सोशल मीडिया और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है और प्रिंट मीडिया पढ़ती है और सब जानती है और वो समझ रही है। ये जैसे बोल रहे हैं कि ये फलाना जातीय फलाना वो फलाना, लेकिन जनता जानती है कि राष्ट्रवादी पार्टी और अभी जो हम लोग इस फेज से निकले कोरोना के फेज में, जनता ये भी जानती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश कैसे बिखर जाता। आप आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है उनको देख लीजिए हालत क्या होगी। इवन यूरोपियन कंट्री जो है कहाँ खत्म हो गए हैं। आज के दिन में आपको मानना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व की एक बड़ी शक्ति बन के उभरे हैं। वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ थी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी पॉपुलेशन को फाइट करने में सक्षम कभी कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी की खासियत है कि हमेशा सामने से वो आते हैं, पीछे से नहीं करते। इलेक्शन भी देखिए, इस बार हम लोगों ने कहीं भी सीएम फेस नहीं रखा, डरा नहीं कि भाई इलेक्शन आने वाला है 24 का और प्रधानमंत्री जी सामने रहेंगे तो क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ही सब जगह फेस रहे, हम उनके चेहरे को लेके गए और उनकी छवि इतनी जनता के बीच में अच्छी है। आजादी के बाद मैं बोलूंगा कि वो सबसे पॉपुलर अभी। ठीक है मनोज जी, अनुप्रिया जी से मेरा एक सवाल था। अनुप्रिया जी, जो स्थिति उभरी है इंडिया अलायंस के अंदर में, नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस को सलाह देते रहे हैं, बड़ा दल है, बड़ा दिल दिखाइए। अब क्या लगता है कि अभी के परिस्थिति में जब एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पे है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल नीतीश कुमार का है, जेडीयू का है, तो अब क्या ये फ्रंट पे इनका दायरा, इनका कद जो है बढ़ेगा या इन्हें मिलनी चाहिए? नहीं अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया और मुझे लगता है इसका जवाब जो है इंडिया अलायंस की बैठक में तय होगा। मेरे कह देने से मात्र नहीं होगा, क्योंकि मैं एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ ये। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है और जो अभी हम लोग के सामने में रिजल्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन से लेकर करके और वर्तमान की स्थिति तक में, वो पहले भी आप देखे होंगे चुनाव के पहले भी वो कह रहे थे, जब सवाल से मीडिया ने सवाल पूछा कि इंडिया अलायंस का क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि अभी तो 5 राज्यों के इलेक्शन में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस ने, मैं फिर कहती हूँ कि बड़ी लड़ाई को नजरअंदाज कर लिया और उनको लगा कि ये 5 राज्यों के इलेक्शंस का इफेक्ट, ठीक है, वो एक दल होने के नाते उनका जरूर अपना हो सकता है कि वो अपने दल के विस्तार के लिए, या क्षेत्रीय पार्टी थी जो अपने आप को केंद्रीय पार्टी बनाने का प्रयास कर रही थी, ये अलग मापदंड था। अब जो मैं कहती हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट था, करके देख लिया। इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन, जो हमारा मेन मकसद था, वो 2024 की लोकसभा की लड़ाई का है और ये लड़ाई अब हमारे सामने नजदीक है। कांग्रेस जो ईगो की मैं बात कर रही हूँ, या कांग्रेस अपने से पार्टी के डेवलपमेंट के बारे में अगर सोच रही होगी, तो अब यह एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही हम लोग की भारी पड़ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहती हूँ गार्जियन के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में, सफल नेतृत्व के रूप में, उन्होंने, उनकी दूरदर्शिता, वो साफ उनका इंडिकेशन था और उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया था कि हमें जो मुश्किलात उससे सामना करना पड़ जाएगा, ये हम स्थिति हम देख लिए रिजल्ट के रूप में। तो ये जो अब की जो स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अगर आप कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी दल इसमें हैं, उनके प्रमुख नेता हैं, सभी को बैठना चाहिए, सभी का इंपॉर्टेंस उतना ही होना चाहिए, सभी की बातों का, सभी के अनुभव का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए इंडिया अलायंस को। और कांग्रेस को सच में बड़ा दल होने के नाते बड़ा दिल दिखाना होगा और अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना होगा उनको। मतलब अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का जो बयान आया है, वो बयान आया था कृष्णकांत जी, बड़ा दिल होने का यह होता है, मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा कि कर्नाटक में अगर आपकी सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है,
कभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसका अर्थ यह नहीं है आप हर क्षेत्र में आपकी स्थिति उतनी ही मजबूत है। बिहार में आप देखिए उस समय अभी आपके कितने एमएलए हैं, आपके सांसद कितने हैं। कांग्रेस को हर राज्यों में देखना होगा। मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति क्या है। तो मतलब आप अपने एनालिसिस नहीं, छत्तीसगढ़ में उतना खराब नहीं है, राजस्थान में इतनी बुराई थी उनके खिलाफ में, उसके बावजूद भी सीट ज्यादा कम नहीं आई है। देखिए मैं एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, मैं क्योंकि मैं अलायंस की साथी दल हूं और मैं अलायंस साथी दल होने के नाते हमें ये हमारे नेता के अथक प्रयास से यह अलायंस खड़ा हो चुका है और उनका जो मार्गदर्शन रहा है, उनकी जो सोच रही है, वह ये लोगों को अब इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि जो अलायंस के अंदर में कुछ ही दल वैसे हैं जिसमें पुराने नेतृत्व या कहते हैं 74 के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, उनका अनुभव बड़ा है, उनका जो जिस तरह से यहाँ की मैं कहती हूँ बिहार का जो राजनीतिक क्षेत्र रहा है, राजनीतिक यहाँ कार्य रहा है, बहुत ही क्रिटिकल रहा है और यहाँ बिहार का जो राजनीतिक दल है वो दिशा निर्देश किया है, नजीर पेश किया है, उस नजीर को मानने की जरूरत है। तो देश के लिए बहुत जरूरी है। और अमिताभ जी ने कहा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का कद और उनके ओहदे के बारे में कहें, निश्चित तौर पे यहाँ अलायंस के साथियों में जो उनका उम्र है या उनका अनुभव वो बड़ा जरूर है, लेकिन अलायंस के सभी दलों का अनुभव जो है एक समान हम लेके चलेंगे, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है हमारी। मयंक बोलिए। जी मैं सबको मैंने सुना, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जीत पे, भारतीय जनता पार्टी की जीत पे जो कहिए कि यहाँ पे उहापोह की स्थिति जो मची हुई है और कहीं भी कुछ दबे जबान से जो कहिए ईवीएम से लेके और जनता की कहिए जो थॉट प्रोसेस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया जब तेलंगाना में जब कांग्रेस की जीत होती है तो वहां पे लोकतंत्र की जीत हो जाती है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बाकी जगह पे लोकतंत्र हार जाती है, जैसा हमने कल प्ले कार्ड लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा वहां पे। तो ये पूरी तरीके से कहिए कि भ्रम फैलाने की स्थिति। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने जो अभी अरुण भाई कह रहे थे कि लोकतंत्र को लहूलुहान कर दिया और बिहार मॉडल की बात की, तो बिहार मॉडल से आयातित मुद्दा, जातिगत आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया जाके बाकी राज्यों में कि हमारी सरकार आएगी तो हम वहां पे जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसे कि जनता ने सिरे से नकारा है, पूरी तरीके से नकार करके विकास के नाम पे, डेवलपमेंट पे वहां की जनता ने वोट दिया है। और वही राहुल गांधी जी, उनके बारे में एक तरफ और मैं पैनल का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ये इंडी गठबंधन बना कब? बना तब जबकि माननीय राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता भंग हो गई थी और उनको कहिए कि अपना बंगला छोड़ के जाना पड़ा था। उस पैसेज का इस्तेमाल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पुरानी जो चाह रही है प्रधानमंत्री पद के दावेदार की, वो वापस से जागृत हो उठी और उन्होंने एक इंडी अलायंस को बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दांव उल्टा उस दिन से पड़ गया है जिस दिन से राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस से बहाल हो गई और कांग्रेस के युवराज कथित रूप से वापस से मेन स्ट्रीम प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कैंडिडेट बनने की दौड़ में वापस आ गए हैं। उस दिन से माननीय नीतीश कुमार जी की कहिए प्रासंगिकता जो है उन्होंने जबरदस्ती कम करने की कोशिश की है। वही कारण रहा कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ और अभी जदयू ने महज एक सीट मांगने के लिए लिटरली हाथ गिड़गिड़ाए, हालांकि ये लोग लड़े वहां पे और नोटा के कंपैरिजन में 0.01% वोट प्राप्त किए हैं वहां पे, इतने भारी 0.02%। हाँ सॉरी 0.02। मयंक जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल कमलनाथ जी का, मैं आपको आपके शब्दों को मैं सुधारना चाहूंगी। मैडम नहीं, मैं आपके शब्दों को सुधारना चाहूंगी। नहीं, गिड़गिड़ा तो आप लोग रहे हैं ना एक सीट के लिए, कि चाचा भतीजा नहीं फड़िया पा रहे हैं कि एक सीट के लिए। गिड़गिड़ाना शब्द का मुझे लगता है कि आप राजनीतिक प्रवक्ता हैं, आपको थोड़ा अपनी वस्तुस्थिति को भी देख लेना चाहिए। गिड़गिड़ा आप उस समय थे जिस समय आपके नेता का फोटो उठा के निकाल दिया गया था, तब आप तो रो रहे थे, आप विलाप कर रहे थे, तब भी आप लोग कोई हनुमान बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सुन लीजिए राहुल गांधी जी के वापस से आपके दल को तो दो भाग में बांट दिया, तो गिड़गिड़ा तो आप लोग वहां रहे हैं कि भाई मेरी पार्टी को अब तो भाई मुझे लगता है कि झोपड़ी जो है, झोपड़ी को तो मुझे लगता है कि कुछ दिन में। अनुप्रिया जी ये बताइए कि आप एग्जाम में, अनुप्रिया जी यदि एग्जाम में कोई आदमी ज्यादा नंबर ले आता है तो इसका ज्यादा मतलब नहीं कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। नंबर कैसे आते, कभी कभी दूसरा स्टूडेंट का तबीयत खराब हो गया लास्ट मोमेंट में, ऐसा नहीं है कि 90% जिन लिया वो टॉपर है, वो सारा कंपटीशन IAS IPS वही बनेगा। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा बैंक जी देखे हैं, ठीक है रिजल्ट अच्छा आया है, ताली बजाना चाहिए, बट
आप जो कहें तेलंगाना में यदि गलती से भी वहां सीट ज्यादा, यदि 90 सीट में 30 सीट यदि बीजेपी को आ जाती तब तो खैर लोग को डाउट हो जाता, इसीलिए अरे वहां एक सीट ज्यादा सीट से नहीं लिया 9 गया सीट कि डाउट आया। ना है। देख, एक सीट से 9 सीट आया है वहां पे, आपका डाउट मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए वो मैंने क्या इसी हिसाब से लिया गया नहीं। है। अच्छा, हाँ मनोज जी बोल रहे हैं कुछ। Some function will not be work normally, it will be allowed. क्या लिख रहा है? बोल दिए कि मुझे बोलना पड़ रहा है। एक तो जनता और जनता के मुद्दे और राजनीति को क्रिकेट के मैदान से तुलना नहीं करना चाहिए, जैसा इन्होंने किया। तो उस समय मैं नहीं बोला कि 10 मैच जीतने के बाद 11वां हम हार गए। जनता के मुद्दे सतत एक जीवंत मुद्दे होते हैं और उस पर जो लगातार काम करेगा वही सफल होगा, और ऐसा समझ नहीं रहने पे ही लोग अभी मुंह की खा रहे फिर हैं। कर्नाटक भी जीत जाते सर, आप जब इतना अच्छा काम किए तो कर्नाटक भी जीत जाना चाहिए था, हिमाचल भी जीत जाना चाहिए था, यदि ऐसी बात है तो। अमिताभ जी, मैं क्षमा चाहूंगी कि मेरे फोन का बैटरी जो है वो लो हो गया है। अच्छा, कोई अगर बात मैं नहीं। असमय लीव कर जाऊं इसके लिए मैं अभी क्षमा मांग लेती हूँ। ओके ओके ओके, नहीं अभी हम लोग का भी समय हो ही चुका है, कुछ देर और इसको हम। अरुण जी आज बहुत खामोश हैं आप। नहीं सुन रहे हैं, खामोश नहीं है। चिंता में खामोश है कि क्यों डिप्टी सीएम से सीएम कैसे बनेंगे नेता इनके। नहीं मैंग जी ने सही बात बोले। अरुण जी, पहली बार अरुण जी को शांत देख रहा हूँ। चले गए और जो बचे हैं वो कब निकल जाएंगे पता नहीं। पारस जी बट अरुण जी, पहली बार आप रियली शांत है, कभी इतना शांत रहे नहीं है। सीएम कब बना रहे हैं जी? तेजस्वी जी को सीएम कब बना रहे हैं सर? नहीं, एक बात तो देखिए, इंडिया अलायंस में एक बात तो साफ है कि आरजेडी का जो स्टैंड जो शुरू से था और लालू प्रसाद जी का जो स्टैंड था वो शुरू से साथ रहा, और यहाँ तक कि जब चुनाव लड़ने के बाद कल एक कमलनाथ का बयान भी आया था कल शाम में, जब लगातार अखिलेश यादव का और जेडीयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही थी, तो उन्होंने वहां लोकल चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि समाजवादी पार्टी का वहां जो वोट परसेंटेज आया है 0.03%, और जेडीयू का जो वहां पे चुनाव लड़े उनका जो वोट परसेंटेज रहा 0.02%, और आपका रहा 0.01%। इससे ज्यादा वहां जो आदिवासी समाज पार्टी जिसने पहली बार जब वहां चुनाव लड़ा था उसने 4% के करीब मिलाई थी। तो निश्चित तौर पे उनका ये दिखाना वहां पे बताने का जो ये बयान का मतलब था वो ये था कि जो लोग वहां पे भागीदारी मांग रहे थे तो उनका कितना भागीदारी है वो साफ दिखता है कि वहां पे क्या है। इसमें अगर हम इंडिया अलायंस की भी बात कर लें तो वो वहां पे कारगर नहीं होता, और उन्होंने अपने तरीके से वहां पे चीजों को सिस्टमाइज किया, अपने कैंडिडेट दिए, और ये उनका जो बयान था। तो इस बात पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि वहां अलायंस अलग लड़ा और यहाँ अलायंस अलग लगा। होता क्या है कि अगर आप साथ जुड़ते तो ये बात होती कि इंडिया मैसेज अच्छा जाता है ना, मैसेज तो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं, यही बात मैं बोल रहा था। मैसेज तो जाता है। हाँ, यही बात मैं बोल रहा था। अगर चुनाव प्रचार में जैसे कि बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने झारखंड के नेताओं को लेकर, अभी मैं देख रहा था कि 36 याद होगा अमिताभ जी, इंडिया गठबंधन की पहली रैली वहां निर्धारित हुई थी जी, और चुनाव के कारण कमलनाथ जी ने कैंसिल करने का काम किया। तो अगर इंडिया गठबंधन की वहां फर्स्ट रैली होती तो एक ताकत तो मिलता, फर्क पड़ जाता, माहौल बनता। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में चाहे अखिलेश जी हो चाहे जेडीयू हो, जो उनको लगता अभी नहीं। अरुण जी एक मैं बता रहा हूँ, कल एक खबर छपी थी झारखंड की, बाबूलाल मरांडी ने छत्तीसगढ़ में 11 जगह पर चुनावी सभाएं की थी और 10 में वहां पे आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को जीत हुई है। हेमंत सोरेन बराबर छत्तीसगढ़ जाते रहे थे, उनका वहां रिश्तेदारी भी था और कई फंक्शन उन्होंने भी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन को नाराजगी थी कि हमें वहां पे नहीं बुलाया गया। और निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन अगर वहां छत्तीसगढ़ में जाते, जो कि झारखंड और का इलाका, छत्तीसगढ़ इलाका जुड़ा हुआ था, तो निश्चित तौर पर फायदा होता। तो वहां पर तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अमिताभ जी, एकता में बल है, हमने बचपन में भी पढ़ा है, एकता में बल है, चाहे किसी का बल कम लगे चाहे ज्यादा लगे। आज यदि एनडीए गठबंधन स्ट्रांग है तो इसका वजह भी है कि ऐसी उनके साथ जो पार्टियां और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं साथ है, ये मैसेज के लिए। हालांकि अभी बीजेपी इस पोजीशन में है कि वो बिना अकेले भी लड़े तो सरकार बना सकती है,
लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि साथ लेके चलने का जो रिवाज है वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने हमेशा शुरू से गठबंधन का धर्म निभाया है, चाहे वो नीतीश के साथ गए हो या किसी भी पार्टी से। उन्होंने कभी पार्टी को तोड़ा नहीं है, क्या गठबंधन को तोड़ा नहीं है। भले नीतीश जी खुद छोड़कर कभी इधर कभी गए हो, अलग अपने फायदे के हिसाब से, लेकिन आरजेडी जो है विपक्ष में रहना कोशिश की है और विपक्ष में रही भी है। नहीं, अब सत्ता में आने वाली है, सत्ता में आने के बाद सत्ता में है, अभी विपक्ष में कहाँ है। सभा मुझे लगता है कि समय 10 साल वो विपक्ष में रह के भी रहे, चाहते तो वो भी जाके आगे। ऐसे भी अमिताभ जी आप याद करिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की हर एक चीज पर आपकी पैनी निगाह रहती है। 2020 के चुनाव को याद करिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तमाम दलों को एकजुट करने का काम किया, और सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सबके साथ हमने यहाँ आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने संवाद किया, संवाद स्थापित किया, और चुनाव में सानी जी रोते हुए गए थे, सरकार के सवालों को लेकर गए, जनता ने स्वीकारा, और हमने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पानी पिलाने का काम किया। भले एक अलग बात है सरकार नहीं बने, कुछ और एमएलए होते तो बिहार के चीफ मिनिस्टर होते तेजस्वी यादव जी, लेकिन उसके बावजूद ओवैसी की पार्टी यदि 5 सीट नहीं होती तो सरकार आपकी बन जाती है। जी महागठबंधन में आए, बड़ा दिल दिखाते हुए आज हम सब एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं, बेहतर काम कर रही है बिहार की सरकार। तो यही मेरा बार बार आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी का भी कहना है, जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी है, इसमें इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, उसको मैनेज करके हम एनडीए से मुकाबला भी नहीं कर सकते, लेकिन जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसे स्टीयरिंग सीट पे बैठाना होगा, उसे आगे करना होगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं। ये तो सच्चाई है। और देखिए 2024 के चुनाव में हम इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से धूल चटा देंगे, एनडीए कहीं नहीं रहेगी, सरकार को जाना तय है। कहाँ, कहीं कुछ नहीं है, कहाँ है जनता का? अरुण जी, जनता का कभी भी मन बदल सकता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने बाद बीजेपी को जनता चुनेगी ही चुनेगी। नहीं, अकेले दम पे कांग्रेस भी लड़ी, तो आप 4 राज्यों लड़ी है, अच्छी फाइट हुई है, कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से नहीं आ रही है। 10 लाख मत बीजेपी से ज्यादा है कांग्रेस को, 10 लाख ज्यादा मत मिले हैं। अरे तो बैसाखी पे जो बिहार में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत आप ही लोग करते हैं ना सर, और वो आपको बाहर में जब वैश्विक केंद्रीय स्तर पे आपको भूल जाती है, हुआ बना दिया जा रहा है, ये तो पूरा सरासर गलत है। मोदी जी फेल साबित हो रहे हैं, हर मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। मैन जी, जब बीजेपी के साथ जदयू थे तो वहां पे भी सेम बीजेपी ने जदयू के साथ भी ऐसा ही किया था, केंद्र में जो उनको मनचाहा 2 मंत्रालय नहीं दिया गया। चर्चा ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब विपक्षी गठबंधन को समीकरण तैयार करना होगा जिससे 2024 के चुनाव में वो बीजेपी को टक्कर दे सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार।